नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको CUET PG के संबंध में अन्य गद्य विधाओं से संबंधित कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूं और ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रश्न यहीं से आएंगे, यहीं से प्रश्न परीक्षा में आपके पेपर में छपेंगे। तो ये सीरीज़ आपको मिस नहीं करनी है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। बाकी चलिए सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं और हर बार की तरह मैं फिर कहूँगी कि मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास किया करिए क्योंकि परीक्षा में आपको बैठना है। चलिए फिर पहले प्रश्न पर आते हैं और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, क्या है? गालिब छोटी सराव के लेखक कौन हैं? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, CUET PG में ही। आप प्रश्न को पढ़िए, आपके पास समय है 2 से 3 सेकंड्स का, और अगर कोई बड़ा प्रश्न होगा तो आपको मैं ज़्यादा समय दे दूंगी। तो गालिब छोटी सराव के लेखक कौन है या फिर ये रचना किसकी है? ये रचना है रविंद्र कालिया की। ऑप्शन यहाँ पर पहले प्रश्न का करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? इसको भी आप स्टार मार्क करिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही नहीं और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य वीडियो आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर यहाँ पे पढ़ाई कीजिए और अपना उत्तर चूज करिए। तो सही उत्तर आपने दे दिया होगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बाबू गुलाब राय की ये रचना है जो कि आपको याद रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हम हशमत किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए। यहाँ पे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र सभी से संबंधित प्रश्न हैं। क्योंकि अन्य गद्य विधाएं मैं यहाँ पे करा रही हूँ तो सारी ही गद्य विधाओं को मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में। आप बस प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको आगे और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, मज़ेदार प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती की ये रचना है, जिनकी मित्रों मरजानी भी आपको याद रखनी है। बड़ी ही अच्छी और प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र पूछा गया प्रश्न है, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। बताइए ये किसकी रचना है? पता ही होगा, छायावाद के आधार स्तंभ हैं, आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं, छायावाद की दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे सारे ही क्या इम्पॉर्टेंट है? तो हाँ, सारे ही प्रश्न यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका सही उत्तर दीजिए। चेतना के बिंब रचना के लेखक कौन हैं? तो बताइए ये रचना किसकी है? तो ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र की, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी पढ़ते होंगे, जो कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी के द्वारा संपादित है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, समय के पाँव किसकी रचना है? समय के पाँव किसकी रचना है? छठा प्रश्न है। नंबरिंग करना भूल जाती हूँ इसलिए नंबरिंग कर दी। समय के पाँव किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये रचना उन्हीं की है जिनकी पुष्प की अभिलाषा कविता बड़ी ही प्रचलित है, जिनकी कैदी और कोकिला कविता बड़ी ही प्रचलित है। तो किसकी रचना है ये? ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, जिन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो 7वें प्रश्न पर चलें। चलिए फिर 7वां प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने से संबंधित है। एक ओर लेखक दिए गए हैं कॉलम 1 में यानी कि सूची ए में, और दूसरी ओर कृति दी गई हैं उनकी। तो आपको सही उत्तर चूज़ करना है। यहाँ पे आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है, आप सही उत्तर चूज़ करिए। तो आई होप आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। बाकी मिलान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें जो आपको पहले पता है उनको आप पहले मिलाया करिए, क्योंकि 95% केसेस में आप उत्तर ढूंढ लेते हैं अगर आपको 1 से 2 रचनाएं पता होती हैं।
बाकी आपको जो पता है उनको आप पहले मिलाइए, मैं आपको सही उत्तर यहाँ पे बता रही हूँ। तो सत्यवती मलिक की रचना कौन सी है? वो है अमिट रेखाएं। बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र। उपेंद्र नाथ अश्क रेखाएं और चित्र। इसके बाद में विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग। देखिए यहाँ पे तो बड़ा ही आसान सा था, पहले से ही वो मिला हुआ ही है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। लिखा है लाल तारा और माटी की मूर्तें, दो रचनाएं हैं, ये किसकी रचनाएं हैं बताइए? इनके लेखक कौन हैं? लाल तारा और माटी की मूर्तें। लाल तारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये दोनों ही रचनाएं हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवा प्रश्न क्या है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? अच्छी रचना है, आपको पढ़नी चाहिए ये तो इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है 90 प्रश्न का। आगे बढ़ें, चलिए फिर 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? स्टार मार्क करिए। तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती की, ये संस्मरण है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो सही उत्तर आपने चूज कर लिया होगा, पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और ये सन 1952 में प्रकाशित हुई थी, 52 में, सन 1952, 1952। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिनकर की तो आपको कुरुक्षेत्र याद रखनी है, रश्मि रथी याद रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी प्रसिद्ध कृति है? मेरी तिब्बत यात्रा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो आई होप आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। ये किसकी रचना है और कब प्रकाशित हुई थी ये भी बताइए। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, जिन्होंने सरप्पा को प्रथम कवि माना है हिंदी का, और सन 1937 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और ये यात्रा वृतांत है। चलिए फिर 13वें प्रश्न पर आइए। 13वां प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, CUET PG का ये PYQ है। चूज करिए, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? तो आई होप आप सभी ने सही उत्तर चूज कर लिया होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? सही उत्तर है बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी, जो हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक हैं, और ये प्रकाशित हुआ था सन 1924 में। इसमें विदेश में इन्होंने जो 21 महीने गुजारे थे, उनकी कहानी यहाँ पे इन्होंने इस यात्रा संस्मरण में लिखी है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताइए, सरयू पार यात्रा के लेखक कौन हैं? सरयू पार की यात्रा, जो कि यात्रा वृतांत है, इसके लेखक कौन हैं? और ये भी बताइएगा ये प्रकाशित कब हुआ था, यात्रा वृतांत। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह यात्रा वृतांत है, और 1871 में प्रकाशित हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करिए। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है बताइए। किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। चलिए फिर 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? जो मैंने जिया सन 1992 में प्रकाशित किसकी आत्मकथा का भाग है बताइए। जो मैंने जिया किसकी आत्मकथा का भाग है? तो
ये किसकी आत्मकथा का भाग है? ये है कमलेश्वर की आत्मकथा का एक भाग। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगी, चलिए यहीं पे बता दे रही हूँ। कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? पहला भाग है जो मैंने जिया, दूसरा है यादों के चिराग, और तीसरा है जलती हुई नदी। तीनों याद रखने हैं आपको, इसीलिए मैंने बताए हैं। जो मैं यहाँ पे चीज़ें बताती हूँ वो ज़रूरी होती है, तो वो याद रखनी होती है आपको। और अगर याद नहीं रख सकते हैं तो मैं हर बार कहती हूँ कि इन वीडियोज़ को आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर जाइए, आपके दिमाग में चीज़ें आप रूप बैठ जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी आपको। एटलीस्ट आप ऑप्शंस देख के सही उत्तर तो ज़रूर चूज़ कर लेंगे। चलिए फिर 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क करिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, PYQ है आपका CUET PG का। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा किसकी है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? हालाबाद के जनक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न मिलान से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और लेखक दिए गए हैं, दूसरी ओर उनकी रचना या फिर कृति दी गई है। सही उत्तर चूज करिए, आपके पास समय है 4 से 5 सेकंड का। चलिए फिर, आई होप आपने सही उत्तर चूज़ कर लिया होगा। अब मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। तो इनमें से जो आपको पता है उनको आप पहले मिलाइए, और पता तो होंगे क्योंकि मैंने आपको बताए हैं, 2 तो बताए हैं मैंने। चलिए फिर, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है? सी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में दे रखा है, एलिमिनेट कर दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी भी रचना मैंने आपको बताई है। ये तो आपको याद रहनी चाहिए, इतनी जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की लाल तारा मैंने अभी आपको बताई है। बी का थर्ड कहाँ पे दे रखा है? बी का थर्ड एक ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, अगर आपको यही रचना सिर्फ और सिर्फ पता थी तो आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है परिव्राजक की प्रजा, इम्पॉर्टेंट है। सन 1952 में प्रकाशित, 1952 में प्रकाशित। हालांकि प्रकाशन वर्ष परीक्षा में नहीं लिखा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। तो बताइए, ये मतलब ये रचना जो है, इसके लेखक कौन हैं? तो कौन है लेखक, और प्रकाशन वर्ष तो यहाँ पे लिख ही दिया है, बाकी कोई और तथ्य ज़रूरी यहाँ पे है नहीं। सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, शांति प्रिय द्विवेदी की ये रचना है, परिव्राजक की प्रजा। कंफ्यूज आप हो सकते थे, इसीलिए मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे डाला था, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखा है सिंगावलोकन, आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। सिंगावलोकन आत्मकथा के 3 भाग आए थे। इनका प्रकाशन वर्ष भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल ये बताइए, ये आत्मकथा है किसकी? तो ये आत्मकथा है यशपाल की। अब ये जानिए कि इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, कब कब प्रकाशित हुए थे। तो तीनों भागों का नाम सिंगावलोकन ही है। तो पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था ये जानिए, 1951 में। दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में, 1 साल बाद। तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1955 में, 3 साल बाद। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। या फिर हो सकता है इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यशपाल की आत्मकथा के कुल कितने भाग हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जैसे कि कमलेश्वर की आत्मकथा के भी 3 भाग थे, कौन कौन से? जो मैंने जिया, दूसरा था यादों के चिराग, तीसरा था जलती हुई नदी। तो ऐसे बोल बोल के याद किया करिए, आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। 21वें प्रश्न पर आइए फिलहाल। तो आप 21वां प्रश्न है, अर्धकथानक 1641 में प्रकाशित पहली आत्मकथा है हिंदी की, इसके लेखक कौन हैं? एक तो ये भी याद रखना है कि ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। दूसरा यहाँ पे सही उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। तो ये आत्मकथा किसकी है? बनारसी दास जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है 21वें प्रश्न का, 1641 में प्रकाशित। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 22वां प्रश्न है। तो मिलाइए, एक और लेखक दिए गए हैं, दूसरी ओर उनकी कृति दी गई है। फिर से मैं कहूँगी जो पता है उनको पहले मिलाइए।
तो चलिए सही उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? माटी हो गई सोना। इसके बाद में जगदीश चंद्र माथुर की रचना, इनमें से तो कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, इसको आप कट करिए। यहाँ पे नई रचना आप ऐड कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं? यहाँ पे नई रचना आप ऐड कर सकते हैं, भोर का तारा, तो वो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। इसके बाद में विष्णु प्रभाकर की कुछ शब्द कुछ रेखाएं, सेठ गोविंद दास की चेहरे जाने पहचाने। तो यहाँ से इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 23वां। लिखा है कमलेश्वर की आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? मैंने अभी बताया था आपको, इनफैक्ट 2 बार बता चुकी हूँ। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में विभक्त है। दूसरा भाग इसका कौन सा है? इसका सही उत्तर आप चूज करिए। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया था, कमलेश्वर की आत्मकथा का पहला भाग है जो मैंने जिया, दूसरा भाग है यादों के चिराग, तीसरा भाग है जलती हुई नदी। तो यहाँ पे पूछा गया है दूसरा भाग, तो कौन सा है? यादों का चिराग दूसरा भाग है, और पहला भाग है जो मैंने जिया। इसके बाद में तीसरा भाग जो है वो है जलती हुई नदी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, 24वें प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या है? अभी मैंने इसका उत्तर आपको बताया है। समय के पाँव किसकी रचना है? समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या दोबारा एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि माटी हो गई सोना किसकी रचना है? माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आदमी से आदमी तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे ये 27वां प्रश्न है। सही उत्तर क्या होगा? 2 ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं इनफैक्ट। श्रीपत राय ही करेक्ट है। ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए, कुछ भी आपने करेक्ट किया होगा, तो आपने सही उत्तर दिया है। चलिए फिर आगे बढ़िए, 28वें प्रश्न पर आइए। 28वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है? और सारी आत्मकथाओं मतलब सारे भागों का प्रकाशन वर्ष और नाम आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपके परेशान होने से पहले ही उसका निदान मैं सोच लेती हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है। चलिए फिर, हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो है वो कुल 4 भागों में विभक्त है, और वो 4 भाग कौन से हैं, कैसे याद रखने हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए फिर, याद आपको ऐसे रखने हैं। भाग 1 कौन सा है? पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में प्रकाशित। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, 1970 में प्रकाशित। तीसरा है बसेरे से दूर, 1978 में प्रकाशित। तीसरा है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 में प्रकाशित, है ना। ये चारों तथ्य आपको याद होने चाहिए। अब याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है क्या नीड़ वसे 10 द्वार, यानी क्या नीड़ वसे 10 द्वार। तो क्या से क्या भी भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ से नीड़ का निर्माण फिर, बसे से बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 में प्रकाशित। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, आपको याद हो जाएगी। अच्छी सी ट्रिक है और ज़्यादा मेहनत नहीं है, आपको याद हो ही जाएगी। ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपके सिर के ऊपर से ही निकल गई हो। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपका यूजीसी का PYQ है। देखिए, मार्च 2023 का प्रथम पाली का, तो जो पता है उनको पहले मिलाइए। इनफैक्ट ये प्रश्न जो है एज इट इज़ CUET PG में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने PYQs हल किए हैं तो आपको पता होगा। 29वां प्रश्न है, मैं मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि मैं नंबरिंग करना भूल जाती हूँ। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए फिर मिलाते हैं। मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? रचना है उपेंद्रनाथ अश्क की। इसके बाद में ये और वे किसकी रचना है? ये और वे जैनेन्द्र कुमार की रचना है। प्रेमचंद घर में तो बताई है मैंने, शिवरानी देवी की रचना है। देखिए डी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है? डी का फर्स्ट तो 3 ऑप्शंस में दे रखा है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसको आप मिलान कर लीजिए। फर्स्ट का हमने किससे मिलान किया है? फर्स्ट को हमने मिलाया है थर्ड से, यानी कि 3 ऑप्शंस में दे रखा है। सेकंड को हमने मिलाया है फोर्थ से, यानी कि 2 ऑप्शंस में। इसके बाद में थर्ड को हमने मिलाया है सेकंड से, तीसरे को दूसरे से मिलाया है, यानी कि आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं आज के वीडियो के।
अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अच्छा प्रश्न है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। वही प्रश्न मैंने यहाँ पे संकलित किए हैं यूजीसी नेट के, जो आपकी परीक्षा के हिसाब से रिलेवेंट हैं, क्योंकि बाकी प्रश्नों को यहाँ पे संकलित करने का कोई मतलब था नहीं। तो पढ़िए कथनों को और सही उत्तर चूज करिए। तो पहला कथन है, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है, ये मैंने आपको कराया है। चलिए फिर पहला कहाँ कहाँ पे दे रखा है, आपके दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। अगला है, जो पता है उनको मिलाइए। चलिए, अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा। बिल्कुल नहीं, मोहनदास नेमी सराय की आत्मकथा है। फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, तो इससे काम नहीं चलेगा, बाकी पढ़िए। जोश मलिहावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा बाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं या नहीं, बताइए। कस्तूरी कुंडल वसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है, बताइए। अच्छा प्रश्न है ये, तीसरा वाला तो अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। अब आप सही उत्तर चूज करिए, इतनी तो हिंट मैंने आपको दे दी है। चलिए फिर यहाँ पे ये भी गलत है। अब आपका यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और पांचवा करेक्ट है। तो यहाँ से आपका सही उत्तर निकला ऑप्शन सी, 30th क्वेश्चन का। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा ये सारे कथन। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। 31वां प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का है, 2023 मार्च द्वितीय पाली का। सारे कथन पढ़िए, इन पे विचार करिए, उसके बाद में सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला कथन है, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। हिंदी में अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट के लिए रिपोर्टाज शब्द का प्रयोग होता है क्या? ये तो पता होना चाहिए आपको, आसान सा तथ्य है, बिल्कुल होता है जी। बाकी आप पढ़िए, सही उत्तर दीजिए। जो पता है उनको पहले चेक करिए आप। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इससे आरंभ हुई। बिल्कुल सही है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ काम बना या नहीं। फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ तो 3 ऑप्शंस में दे रखा है, यानी आपको और भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। दूसरा कथन है, इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। नहीं। तीसरा कथन है, एलिया ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये वाला कथन तो सही है। इसके बाद में अगला है, अगला तो सही है ही। अब यहाँ से चूज़ करते हैं, पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पे दे रखा है, देखिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट है 31वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था, इसको आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। 32वें प्रश्न पर आइए। 32वां प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पढ़िए अच्छे से, आपके पास समय है 3 से 4 सेकंड का। चलिए, तो आपका टाइम ओवर हुआ। जो पता है उनको पहले मिलाइए। आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। देखिए, डी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, 3 ऑप्शंस में दे रखा है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। कलम का मजदूर किसने लिखी है, बताइए, पता होना चाहिए तो आपको। कलम का मजदूर किसने लिखी है? तो कलम का मजदूर लिखी है मदन गोपाल ने, यानी कि बी का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, बी का फोर्थ बी में ही दे रखा है, यानी कि आपका 32वें प्रश्न का सेकेंड आंसर करेक्ट है। बाकी के आप मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। तो अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगले प्रश्न में भी यूजीसी नेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए। हम हशमत मैंने आपको बता रखी है, कृष्णा सोबती की रचना है। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी आप मिला के पढ़ लीजिएगा। चलिए, मैं मिला ही दे रही हूँ। तो सप्तपर्णी किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओधार किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की रचना है। आज के अतीत किसकी रचना है? भीष्म साहनी जी की रचना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए फिर 34वें प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो पता है उनको पहले मिलाइए। आपके पास समय है 3 से 4 सेकंड का।
चलिए, आई होप आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो जो पता है उन्हें पहले मिलाते हैं। चीड़ों पर चांदनी सबको पता होती है, निर्मल वर्मा की रचना है। इसके बाद में हम हसमत अभी बताई है, कृष्णा सोपती की रचना है। इसके बाद यहाँ से देखते हैं काम चलेगा या नहीं। तो ए का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और कहीं कहीं पे लक भी साथ देता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया करिए। आपको अगर एक दो रचनाएं पता हैं और वहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर पा रहे हैं सही, तो उसको चूज़ करिए और आगे बढ़िए। ये फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे बाकी आपको याद रखनी है, वो मैं मिलान करवा दे रही हूँ। माटी की मूर्तें इम्पॉर्टेंट रचना है, और बच्चन निकट से, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब दे रखी है, तो अजीत कुमार की रचना है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जिनकी लाल तारा आपको शुरुआत में ही मैंने करा रखी है। चलिए फिर ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है 34वें प्रश्न का। 35वें प्रश्न पर चलते हैं। मिलान करना है यहाँ पे। मिलान से संबंधित मैंने इसलिए प्रश्न डाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से आपके 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो आप देखिए और सही उत्तर दीजिए। जो पता है उनको पहले मिलाइए। चलिए फिर सही उत्तर चूज़ करते हैं। तो निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी है। मोहन राकेश की कौन सी है, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी है, पैरों में पंख बांध कर है, अभी मैंने आपको पीछे बताई है। तो यहाँ से देखते हैं। वैसे राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा है। सारी ही मिला दी हैं। चलिए फिर ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है। बी का फोर्थ बिल्कुल सही है, एंड सी का फर्स्ट सही है, और डी का सेकेंड चीड़ों पर चांदनी सही है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 36वें प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक ओर रचनाएं दी गई हैं, दूसरी ओर विधाएं दी गई हैं। अब सुमेलित करिए इसको। तो अन्या से अनन्या तक ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगर आपने मेरे चैनल के वीडियोस को रेगुलर फॉलो किया है तो मैंने ये रचना आपको बता रखी है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है प्रभा खेतान की। बी का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है, बी का फोर्थ 2 ऑप्शंस में दे रखा है। बाकी भी आपको पता होनी चाहिए। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है बताइए। तो ये तो अज्ञे की रचना है, सन 1960 में प्रकाशित। बाकी आप सही उत्तर चूज़ करिए यहाँ पे। एक कंठ बिस्पाई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक कंठ बिस्पाई जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है, सन 1963 में प्रकाशित हुई थी, और ये एक गीति नाट्य है या फिर काव्य नाट्य है। तो ए का थर्ड मिलान करिए। अब देखते हैं ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है। ए का थर्ड बी का फोर्थ, देखिए इस तरह से ऑप्शन तक पहुँचा जाता है। बाकी एक बूंद सहसा उछली तो आपको पता ही होगा कि यात्रा वृतांत है, उसके बाद में अंतिम का फर्स्ट होगा। तो इस तरह से आपका फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक और रचनाएं दी गई हैं, दूसरी ओर रचनाकार दिए गए हैं। जो पता है उनको पहले मिलाइए। चलिए फिर पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है, याद रखनी है। ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है, सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से मिलाते हैं। बोलती प्रतिमा किसकी रचना है, तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा की रचना है। इसके बाद में माटी की मूर्तें किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनकी लाल तारा और पैरों में पंख बांध कर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पैरों में पंख बांध कर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में रेखाएं बोल उठी देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की रचना है। और चलिए फिर 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का है, जून 2009 का। पढ़िए और सही उत्तर चूज़ करिए। एक और रचनाएं दी गई हैं, दूसरी ओर रचनाकार दिए गए हैं, और ये तो आप कर लेंगे। इनमें से 3 तो मैंने आपको बता रखी हैं कई बार इनफैक्ट। चलिए फिर सही उत्तर मिलाते हैं। ठेले पर हिमालय बताइए, मैंने आपको कराई है। जो पता है उनको आप मिलाइए। भूल गए होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक आध तो याद होगी ना। आखिरी चट्टान तो अभी बताई थी, मोहन राकेश की रचना है। बी का थर्ड कहाँ पे दे रखा है, तो बी का थर्ड सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी पैरों में पंख बांध कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूँ, याद रखनी है आपको, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके बाद में
ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। और इसके बाद में सुबह के रंग अमृत राय की रचना है। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर 39वें प्रश्न पर आइए। 39वां प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का जून 2009 का प्रश्न है। पढ़िए और उत्तर दीजिए। एक और आत्मकथाएं दी गई हैं, दूसरी ओर आत्मकथाकार दिए गए हैं, तो सही उत्तर चूज़ करना है। इसमें से भी मैंने आपको बताई हैं एक दो, चूज़ करिए सही उत्तर। जो पता है उनको पहले चूज़ करिए। तो चलिए, 10 द्वार से सोपान तक मैंने आपको बताई है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का चौथा और अंतिम भाग है। ए का 4th कहाँ पे दे रखा है? सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए हैं, ये ऑप्शन यूजीसी ने सेट किए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। इसके बाद में अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की, और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की। तो इस तरह से ऑप्शन भी आपका 39वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर 40वें प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नेट सितंबर 2022 प्रथम पाली का प्रश्न है। जो पता है उनको मिलाइए पहले। तो शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, बता रखी है। हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण फिर इनकी आत्मकथा का एक भाग है। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब शरद चंद्र की आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। इनसे संबंधित है, इनके जीवन पर आधारित है, लेकिन लेखक इस कौन है, जीवनीकार कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। चलिए फिर, ए का 4th कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। बी का 3rd कहाँ दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। इसके बाद में सी का 1st कहाँ पे दे रखा है? सी का 1st इसमें। ऑप्शन डी यहाँ पे 40वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर 41वें प्रश्न पर आते हैं। 41वां प्रश्न नेट का ही है, 2022 का द्वितीय पाली का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये तो आप आसानी से कर लेंगे, अब तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए फिर, हरिवंश राय बच्चन जी का तो मैंने आपको कई बार बताया है, कर लेंगे ये तो आप। क्या भूलूं, क्या याद करूं। आत्मकथा का पहला भाग है। तो यहाँ से बी का 1st कहाँ पे दे रखा है? बी का 1st सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय आपको याद रखनी है, इनकी कुरुक्षेत्र याद रखनी है, इनकी रश्मि रथी आपको याद रखनी है। इसके बाद में हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव। इसके बाद में रमणिका गुप्ता की हादसे। चलिए फिर आगे चलते हैं 42वें प्रश्न पर। 42वां प्रश्न भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नेट दिसंबर 2014 का प्रश्न है ये। एक और संस्मरण दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके लेखक दिए गए हैं। ये आपको नहीं पता होंगे एक भी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं तो उत्तर दूंगी। अगर पता है तो समय है आपके पास, आप चूज़ करिए। चलिए फिर सही उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आछे दिन पाछे गए, ये है काशीनाथ सिंह की। इसके बाद में यहीं से चूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया है आपका। बाकी बी का 4th करेक्ट है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इसके बाद में आंगन के बंधनवार किसकी है? विवेकी राय की। इसके बाद में वे देवता नहीं, ये किसकी है? ये है राजेंद्र यादव की। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी 42वें प्रश्न का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वां। प्रश्न संख्या जरूर 43 है, लेकिन आपको पता है कि आज के वीडियो में आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, क्योंकि जितने भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान से संबंधित प्रश्न होते हैं, वहाँ पे आप एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न कर रहे होते हैं। और मिलान तो मैंने आपको आई थिंक 12 या 13 के करीब कराए हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 52 क्वेश्चंस तो मिलान के ही हो गए। बाकी तो मैंने आपको एडिशनली प्रश्न कराए हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे आपको 70 से 80 प्रश्न करा दिए होंगे। फिलहाल आप इसका उत्तर दीजिए। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, उसके बाद में आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए फिर मिलाते हैं। चलिए फिर, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? ये रचना है रामनाथ सुमन की। तो ए का 3rd कहाँ दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। आगे बढ़िए, भावों की तीर्थ यात्रा किसकी रचना है? तो ये है विष्णु प्रभाकर जी की रचना, जिनकी आवारा मसीहा आपको याद रखनी है। तो बी का 4th एक ऑप्शन में दे रखा है खाली।
तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बाकी वेदिन वे लोग शिव पूजन साहे जी की रचना है, और वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना, और वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। जिनका रिपोर्टाज आपको याद रखना है ऋण जल धन जल, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बाकी यहीं पे प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो इस टॉपिक से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे चर्चा फिर समाप्त करती हूँ। बाकी अगर आपने जिन प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाया है तो परेशान नहीं होना है। आपको वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेना है 2x पे, और आपको चीज़ें निश्चित तौर से याद हो जाएंगी। बाकी कोशिश करते रहना है, परिश्रम करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पे ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। आप टेलीग्राम पे जाके अमृता चौहान DU सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर इस स्कैनर या फिर इस QR कोड को स्कैन करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। बाकी यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जिन टॉपिक्स में आपको समस्या आ रही है और आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो मैं उन टॉपिक्स पे लाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी चुनिंदा प्रश्न मैं यहाँ पे कराती हूँ, आपको भी यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे बात होती है। आपने देखा होगा मैंने आपको UGC के क्वेश्चंस कराए हैं, तो उन चीज़ों को आप देखिए और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए, उनकी भी मदद होगी। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, निश्चित तौर से अच्छे लगते ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।